Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT series. As you all know कि हमारा टारगेट है 6 to 8 NCRT को पूरा कवर करना, जिसमें हम 6 क्लास की हिस्ट्री प्लस 8 क्लास की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। 7 क्लास की हिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर आपके और बचे हैं हिस्ट्री के, वो हम अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड ज्योग्राफी भी आपकी पहले ही स्टार्ट हो गई है, जिसमें 4 चैप्टर हो गए। आज ये 5th चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटी भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट है 12 से 13 जनवरी तक हम पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ मैराथन्स भी लेंगे, ठीक है। और आप सीरीज में बने रहिए, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के जितने भी हमारे परिमंडल हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और अगर हम बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे पानी, हवा, ठीक है, ऑक्सीजन सब कुछ हमें अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पे रह सकते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं इस ग्रह पे, पृथ्वी पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। ये एक दूसरे को बेसिकली प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल बोलते हैं, ठीक है। और गैस गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे वायुमंडल में क्या क्या आता है, हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि अगर हम बात करें जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सब जल मंडल में ये सारी अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं या सम्मिलित होती हैं, ठीक है। जलमंडल का अगर हम नाम लेंगे तो उसमें बर्फ भी आएगा, जल भी आएगा, जलवाष्प भी आएगा, ठीक है ना। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीवमंडल। जहाँ पे स्थल भी है, जल भी है, हवा भी है, सभी प्रकार जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल। देखिए, यहाँ पे कुछ निमोनिक्स दे रखा है, कुछ शब्द दे रखे हैं कि किसको क्या बोलते हैं, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लीथस का अर्थ होता है पत्थर, इसको हम इंग्लिश में लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वाष्प, लिथोस्फेयर पत्थर, ह्यूडर का अर्थ होता है जल मतलब हाइड्रोस्फेयर, और बायोस का अर्थ होता है जीवन, बायोस्फेयर मतलब जीवन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से भूमंडल के बारे में। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया भूमंडल क्या है, वायुमंडल का है। वायुमंडल मतलब जिसमें सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। जलमंडल जहाँ पे सारी अवस्थाएं मिलती हैं, जैसे बर्फ भी है, जल भी है, जलवाष्प, जल की सारी अवस्थाएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ वो जलमंडल होता है। भूमंडल जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, भूमि ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इन्हें हमें डिस्कस करना है। भूमंडल क्या है, देखिए, अभी हमने डिस्कस किया पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल बोला जाता है। भूपर्पटी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों से ये बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़ा या फिर बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं।
विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, ये अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कैसे जुड़े हैं, ठीक है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसका आंसर बच्चों से पूछा गया है। तो देखिए, समुद्री जल का तो मैप के थ्रू ही देखेंगे, नहीं जुड़े हुए हैं, कैसे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी हम देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है, तो आपने बताया कि 8,848, 8,848, तो ये आप कहाँ से बता रहे हैं? समुद्र तल से ही बता रहे हैं ना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो समुद्र तल से ही आपने नापा है, ठीक है। कोई तो पैमाना होगा ना, तभी तो आप हाइट बता रहे हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी, कहाँ से नापा है आपने? समुद्र तल तक, ठीक है, जिसे जीरो मान के यहाँ से आपने नापा है, तो आपने बताया 8,848। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसे आपने शून्य मान के यहाँ समुद्र तल से नापा है, ठीक है ना। ये देखिए मैप है, अभी इस मैप का बहुत ज़्यादा काम आएगा। अभी और थोड़ी सी चीज़ें इंफॉर्मेशन फैक्ट्स भी हैं, उसे भी हम देखेंगे और मैप को भी देखेंगे, ठीक। अब देखिए अभी उस पेज पे हम जाएंगे, बट स्टिल ये वाला पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी रह गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो उसी पेज का पार्ट है। नाउ देखिए, हम सभी को पता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 है। इसे हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सी लेवल, अर्थ सरफेस से, फ्रॉम इसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, समुद्र तल से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं। अभी शायद मैंने अर्थ सरफेस बाय मिस्टेक, बाय डिफ़ॉल्ट अगर बोला होगा तो बोला होगा, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से हम मेजर करते हैं, ओके ना। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा, तो आपने ये बता दिया, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर समुद्र तल से इतना मीटर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सबसे गहरा भाग कौन सा है, सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का, तो सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त या फिर मैरियाना ट्रंच, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इसकी है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आप फैक्ट एज इट इज़ याद करिएगा, ये एज इट इज़ ही पूछा जाता है, आप सभी को ये चीज़ पता है, ठीक है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो मतलब ये कल्पना करने वाली बात है कि गहराई जो है वो हाइट से भी ज़्यादा है, ओके ना। कुछ फैक्ट यहाँ पे भी दे रखा है, ये भी एज इट इज़ ही पूछा जाता है। भारत के विषय में आप ज़्यादा जानकारी रखिए, बाकी एक बार रीड आउट कर सकते हो। देखिए, न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी हैं और भारत के जो तेंजिंग नोर्गे शेर्पा हैं, उन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर न्यूजीलैंड के पूछे जाए तो कौन थे? एडमंड हिलेरी। बट न्यूजीलैंड से क्या ही पूछे जाएंगे, भारत के आपको पता होना चाहिए तेंजिंग नोर्गे शेर्पा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अगर लेडीज़ में पूछा जाए, मतलब तो आप सभी को पता है जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1957 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और अपने भारत के विषय में बात करें तो बचेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं बचेंद्री पाल और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेर्पा, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें महाद्वीपों के बारे में दी है, कुछ हम मैप से देख लेंगे, कुछ यहाँ पे देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी, इसे हम थोड़ा सा मैप से डिस्कशन कर लेंगे, यहाँ पूरा महाद्वीप को, ठीक है। थोड़ा मैप में दिखाती हूँ और बुक को भी रखती हूँ, फिर आपको डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। देखिए बुक तो मेरे पास है ही, तभी तो मैंने ये पीडीएफ बनाया है, ठीक है, और ये मैप मैं आपको शो कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस एशिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे एशिया जो है हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप सभी को पता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये 1/3 है। देखिए, ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का ये 1/3 भाग है और सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये पूर्वी गोलार्ध है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्क रेखा है, इस महाद्वीप से होकर गुजर रही, ये कर्क रेखा है, इस महाद्वीप से होकर गुजर रही।
तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली एशिया के बारे में। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग, यूरोप और ये है यूरोप आपको दिख रहा होगा, ये एशिया, इसके संयुक्त भूभाग यानी कि यूरेशिया, यूरोप और एशिया कहा जाता है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं यूराल पर्वत से बोल सकते हैं, तो यूरेशिया इसे बोल सकते हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं इसे यहाँ से अलग कर दिया जाता, अलग होता है यूराल पर्वत से, है ना, यूराल पर्वत से इसे आप अलग करते हैं। यूरोप और एशिया यहाँ यूराल पर्वत से अलग होता है ना। नेक्स्ट, हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया, अब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये मैप में आप सभी को दिख रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आप सभी को दिख रहा है कि ये पूरब इधर का है, इसका पश्चिम ये है, तो ये पश्चिम में स्थित है। किसके पश्चिम में? एशिया के पश्चिम में स्थित है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम यूरोप की बात करें तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है ना। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अगर 3 तरफ जल से बात करें तो आर्कटिक महासागर से घिरा है, और आर्कटिक महासागर से घिरा है, और आई गेस जस्ट मिनट। ठीक है, जो 3 तरफ है वो हम बोल सकते हैं कि आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक से और भूमध्य सागर से, इन 3 तरफ से बोल सकते हैं कि ये 3 तरफ से जल से ये घिरा हुआ है यूरोप। और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त अगर हम बात करें तो 63.5 डिग्री, तो यहाँ से आर्कटिक वृत्त कुछ यहाँ से होकर गुजरेगा, 63.5 डिग्री बनाएगा। 60 डिग्री ये दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर, सॉरी ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हम अफ्रीका के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। अफ्रीका जो है हमारे एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, और अगर बात करें अफ्रीका की तो यह 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा इससे गुजरती है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री या फिर इक्वेटर यहाँ से होकर गुजर रहा है। ठीक है, लगभग मध्य से ही इसके गुजर रहा है अफ्रीका के। ओके ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे उत्तरी गोलार्ध में दिख रहे स्थित है? ये अफ्रीका है, इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो बहुत बड़ा भाग ऊपर वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से इतना ज़्यादा भाग जो ये है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिलती है कि यही एक ऐसे महाद्वीप हैं, यही एक ऐसा महाद्वीप है, ये मतलब एक ऐसा महाद्वीप है, इसकी विशेषता ये है कि इससे कर्क रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती, तीनों रेखाएं देख रहे हैं आप, इससे गुजर रही अफ्रीका से। ठीक है, इसकी ये एक विशेषता है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती ये है कि सहारा का रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे गर्म सहारा डेजर्ट आप सभी को पता है, तो ये रेगिस्तान सबसे गर्म है और ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये चारों तरफ से समुद्रों और एवं महासागरों से घिरा है। आप देख रहे हैं, समुद्रों महासागरों से ये घिरा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। सबसे लंबी जो नील नदी है, ये देखिए आप अभी देख पाओगे कि ये वाले पेन से दिखाते, सबसे लंबी नील नदी जो है ये अफ्रीका से होकर गुजर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। देखिए ये हमने देख ही लिया था, इस चीज़ को दोबारा देखने की क्या ज़रूरत है कि ये तीनों ही इससे गुजर रहे हैं, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा ना। नेक्स्ट अगर हम पढ़ना चाहें तो उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा
सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि दक्षिण अमेरिका, ये देखिए दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के एक ये सकरा स्थल मतलब जो पतला सा हो, है ना, उसे सकरा बोलते हैं। सकरा मतलब पतला, हिंदी मीडियम वाले आराम से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि सकरा किसको बोलते हैं। ठीक है, ये पतला स्थल है, इसको सकरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सकरा स्थल है जिसे हम पनामा जल संधि बोलते हैं, ये पनामा जल संधि है, ये जो है इसे हम पनामा जल संधि बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपका ये अलग करता है। और ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? पूरी तरह से कहाँ है? पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है इसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। आप सभी को दिख रहा है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक है और अटलांटिक, 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका अधिकांश भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दक्षिण अमेरिका के बारे में ये मिलती है, पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर में ये स्थित है। ये बच्चों से पूछा गया है कि कौन से महासागरों में स्थित है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अब देखिए, इसमें जो एंडीज है ये इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, मतलब ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर एंडीज पर्वत श्रृंखला इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, किसके? दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, आप सभी को दिख रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से। और ये सभी, चूंकि ये सभी तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महासागर, द्वीपीय मतलब कि सब तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप इसे बोलते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें अंटार्कटिका के बारे में मिलती है। तो अंटार्कटिका की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका हमारा बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि बहुत बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि ये हमारा, आप सभी को दिख रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। अंटार्कटिका के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, हमें पता है, दिख रहा है दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। ये देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये मोटी बर्फ से ढका रहता है। आप सभी को पता है दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यानी कि ध्रुव पे है ना। ध्रुवों पे आप सभी को पता है यहाँ पे ठंडी बहुत होती है, जब ठंडी बहुत है तो बर्फ बहुत है, तो बर्फ से ये ढका हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सामान्य जीवन जीने के लिए ये जगह सही नहीं है, या नहीं जीवन जिया, मतलब आम आदमी मानव निवास के लिए सही जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस लिए सही है, यहाँ पे क्या है, भारत का अपना शोध केंद्र है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपना मैत्री और दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र है। आपसे पूछे जा सकते हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। ओके ना, ये हमने कुछ पढ़ लिया है अपना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी, मैप के थ्रू हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से हो गया हमारा कवर। इस वाला मैप भी कवर हो गया। इसमें देखिए, देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो ये देखिए जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके, ये हमने शायद डिस्कस कर ली है। जल संधि देखिए पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल संधि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है ना। स्थल संधि आप सभी को पता है, स्थल का सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे स्थल संधि बोलते हैं। और जल संधि किसको बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जो जोड़ती हैं उसे। ठीक है ना,
ये वाला मैप भी हमारा डिस्कस हो गया, स्थल संधि क्या है और जल संधि क्या है। तो बच्चों से इसमें पूछा गया है कि स्थल संधि का नाम बताइए। अभी हमने उस मैप में भी डिस्कस कर लिया था, उत्तरी अमेरिका और हमारे दक्षिणी अमेरिका कि ये देखिए ये स्थल संधि, कौन सी स्थल संधि, ये बच्चों से पूछा गया। तो आप सभी को पता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा स्थल संधि से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, या अलग होते हैं बोल सकते हैं, ये कनेक्ट हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बच्चों से पूछा ये भी गया है कि आप ये बताइए भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि से जुड़े हैं। तो ये पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूछा गया है शायद, हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये देखिए ये पूछा गया है, तो पाक जल संधि। और इसमें भी पूछा गया है, इसमें नहीं पूछा गया है, बट हमने डिस्कस कर लिया था पाक जल संधि शायद उस पेज में। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जल मंडल के बारे में। तो देखिए हम सभी को पता है कि पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 71% भाग यहाँ का प्रतिशत भाग जो है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है, जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग ही स्थल का है, ठीक है। जलमंडल में हम बात करें तो सभी रूप उपस्थित हैं, महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी कुछ सम्मिलित है। अब 71% जल में भी जो 71% का 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। अब चूंकि 71% जल का भाग जो है इसका 97% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि महासागर का जो पानी होता है बहुत खारा होता है, हम पीने लायक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए बचा कितना, 3% भाग। इसी 3% भाग मतलब जब इतना सारा भाग हमें इसका कहने का मतलब ये है कि जब इतना सारा पानी उपलब्ध है तो फिर क्यों मानव को आपूर्ति रहती है पानी पीने की, या फिर पानी का क्यों अभाव रहता है, क्योंकि 97% जो भाग है वो तो सिर्फ महासागरों का है। महासागरों में पानी जो है वो इतना खारा है कि हम पीने लायक उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं, मतलब मानव के उपयोग के लिए नहीं है वो, ठीक है। शेष जल जो बचा वो 3% बचा, ठीक है। और जो 3% में भी बर्फ की परतें, हिमनद, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। देखिए ये कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, ये बच्चों से लगाने को दिए थे कि वो काउंटिंग करके लाइक वो सीख भी पाएँ एक सीक्वेंस, और काउंटिंग करके वो लगा भी पाएँ। तो इस तरह से वो बता पाएंगे इसको काउंट करके कि कौन सा महाद्वीप कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे ज़्यादा बॉक्सेस किस में है, इसमें है, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, एशिया नंबर 1 पे आता है। ऐसे ये एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताया गया है। दूसरे नंबर पे इसके बाद बॉक्स, ये वाले बॉक्स आते हैं तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाले बॉक्स आते हैं, तो इस तरह आप काउंट कर लेंगे ना तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 4th नंबर पे आ जाएगा, और 5th नंबर पे ये आ जाएगा, और 6th नंबर पे ये आ जाएगा यूरोप, और 7th एंड लास्ट नंबर पे सबसे छोटा तो ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये काउंटिंग के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताया गया है ना। बात करें अब महासागरों की, तो महासागर जलमंडल का एक मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगों, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल, ये 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे के आकार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और 4th दक्षिणी महासागर, और 5th एंड लास्ट इज आर्कटिक महासागर, मतलब आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, देखिए इस पेज में है इन्फॉर्मेशन, और उसी मैप को हम एक बार फिर से ओपन करना चाहेंगे। जो हमारा मैप दे रखा है उस पेज पे जो हमने डिस्कस किया था, देखिए बात हो रही है प्रशांत महासागर की। तो आप इसमें देख पा रहे हैं प्रशांत महासागर को, ये देखिए प्रशांत महासागर को देख रहे हैं। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत 1/3 भाग पर फैला हुआ है ना। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो अभी हमने मैरियाना ट्रेंच की बात की थी, मैरियाना गर्त की बात की थी, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ही स्थित है, और इसकी डेप्थ की भी हमने, गहराई की भी बात की थी, जो 11,022 मीटर है, ठीक है। और
अगर दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। देखिए, अगर ये एक वृत्त बना लें, ये एक वृत्त है पृथ्वी, तो ये एक वृत्ताकार है, ठीक है। इसके शेप की बात हो रही है ना। एशिया ऑस्ट्रेलिया, एशिया ऑस्ट्रेलिया और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर दक्षिण अमेरिका, ये चारों ओर इसके स्थित हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अटलांटिक महासागर के बारे में। तो देखिए, अटलांटिक महासागर ये है, ठीक है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर ये है। और अगर हम बात करें, ये अटलांटिक महासागर आपका ये है, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अगर इसको हम इंग्लिश में इंग्लिश के अक्षर से डिनोट करना चाहें तो एस से कुछ हम डिनोट कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसे करके ये अटलांटिक महासागर यहाँ से है, फिर ऐसे करके है, तो इसलिए एस लेटर से, अल्फ़ाबेट से हम इसे डिनोट कर पाएंगे। और पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिमी किनारे पे उत्तर और दक्षिण अमेरिका आप देख पा रहे हैं मैप में। पश्चिमी किनारे पे क्या है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, ये भी हम देख पा रहे हैं। और पूर्वी किनारे पे यूरोप और अफ्रीका है, ये भी हम देख पा रहे हैं। पूर्व में कौन है इसके, यूरोप और एशिया भी है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका, अफ्रीका है एक, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, ये भी इससे कनेक्ट है, बट यहाँ पे आप बता सकते हैं इसको पूरब में ये चीज़ें, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अगर हम बात करें तो ये वाले एरिया, दंतुरित का मतलब कटा फटा होना, ये वाली बात है दंतुरित, ठीक है, मतलब समतल नहीं है, दंतुरित इस टाइप के कुछ उबड़ खाबड़ कटा फटा होना, ये दंतुरित बोला जाता है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति, और जो हमारे पोताशन और हैं पतनों के लिए, ये एक आदर्श हम बोल सकते हैं, एक अच्छी है, ठीक है, अच्छी स्थिति है। और व्यापार की दृष्टि से अगर हम बोलें तो, क्योंकि ये पोताश्रयों और पतनों के लिए अच्छी है, इसलिए ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंद महासागर की, तो देखिए, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि हिंद महासागर आप सभी को पता है कि भारत के नाम पर है, ठीक है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अब देखिए त्रिभुजाकार कैसे है, ये आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा, ये हिंद महासागर है, ठीक है। तो लगभग ये वाला एरिया आ गया, और ये आपको ट्रायंगल का शेप नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ट्रायंगल का ही शेप है लगभग, तो ये हिंद महासागर ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। ये उत्तर में एशिया, देखिए उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका दिख रहा है, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया भी हमें दिख रहा है, इससे में ये हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसी के बारे में, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी महासागर चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ये देखिए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है, ओके। नाउ आर्कटिक महासागर की अगर हम बात करें तो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, आप सभी को दिख रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ये आर्कटिक उत्तर है इधर, ठीक है। और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। प्रशांत महासागर ये है, इसके छिछले जल वाले भाग से ये आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अभी हमने पहले कुछ जल संधियों के बारे में पढ़ा, इस जल संधियों के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर कौन सी जल संधि से जुड़े हुए हैं, बेरिंग जल संधि, ये आप एज इट इज़ याद करिएगा, ये ऐसे ही पूछा जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे ओशियंस के बारे में भी पढ़ लिया है, महासागरों के बारे में भी पढ़ लिया है, महाद्वीपों के बारे में भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, कुछ वायुमंडल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो देखिए इमेज के थ्रू भी पढ़ लेंगे और थोड़ा थ्योरी से भी पढ़ लेंगे। देखिए हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, मैप के थ्रू मैंने बताने की सारी कोशिश की है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं ज़रूर दे दूँगी, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी मैप के थ्रू बताया तो आपको एक बार चीज़ें याद रहेंगी, ओके।
सॉरी, देखिए, वायुमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण व अटूट भाग है। ओके, अब वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक तापमान अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन 5 परतों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आप देखिए, सबसे पहली ये 5 परतों में सबसे पहला ये है आपका क्षोभ मंडल। दूसरा पेन ले लेती हूँ। ये देखिए आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ये आयन मंडल, ये आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल है ना। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से डिस्कस करते हैं वायुमंडल से, तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। ऑक्सीजन जिसमें कि 78% है, नाइट्रोजन 21% है, और दूसरी अन्य गैसें भी हैं इसमें इंक्लूडेड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सारी हैं जिनकी मात्रा 1% है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब मिला के टोटल आपका 178% ये हो गया। 78% आपकी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, सॉरी, 78% नाइट्रोजन हो गई, और 21% आपकी ऑक्सीजन हो गई, और 1% अदर गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये सारी चीज़ें हो गई इंक्लूडेड। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हम सभी को पता है सांस लेने के हमारे आवश्यक है, और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन से वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जो आपका सूर्य का ताप आता है तो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है, और यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे यह तेजी के साथ घटता है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है। देखिए, ऊंचाई और वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। आप सभी को पता है, ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है, प्रेशर डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस, ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, कुछ क्षेत्र में कम। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। आप सभी को पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब एक लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारी बचती है, जीव मंडल। देखिए, अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात के 2:30 बजे हैं। सुबह आपको ये क्लास मिलेगी, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नाउ, जीव मंडल जो है, देखिए, जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। ठीक है, ये वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद। जीव मंडल एज अ वर्ड डिफाइंड सेल्फ, यहाँ पे जीवन जीने के लिए हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जल भी है, हवा भी है, स्थल भी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये जीव मंडल है, यहाँ पे जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो कि सूक्ष्मजीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, इनमें विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है,
उदाहरण के लिए अगर देखें, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया था। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक ना, एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ओके नाउ, इतना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं फटाफट से, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब पढ़ाने की क्षमता खत्म होती जा रही है। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? तो देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। पृथ्वी की प्रमुख महाद्वीप के नाम बताइए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 2 महाद्वीप के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। तो आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम पढ़िए, नाम लिखिए। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सभी को पता है अधिकांश भाग 71% भाग आपका जल से घिरा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश भाग स्थल में स्थित है, इसलिए। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए हवा भी है, पानी भी है, रहने के लिए स्थल भी है, इसलिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल ऐसे करके आप याद रखते हैं। यू इसका, राल एशिया का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़े हैं? स्थल संधि से, जो कि पनामा स्थल संधि। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन। ओके, फिर 1% में अन्य गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब। नाउ, कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ठोस चट्टानों का भाग कौन सा बना है? तो ये देखिए, थल मंडल नहीं है, स्थल मंडल है। ये थल नहीं है, स्थल मंडल है। ओके, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा? मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त, 11,022 मीटर। ओके, 11,022 मीटर। ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि कौन सा महासागर देश के नाम पे हिंदुस्तान के नाम से? जीव मंडल स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो कि जीवन के लिए सहायक है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वत है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा लंबा है। ये कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने सब कुछ तो इस चैप्टर में दे दिया है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने के भी बहुत चांसेस हैं। ओके, तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। मैं भी बहुत मेहनत से बना रही हूँ, आप देख सकते हो 2:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह आपको प्रोवाइड करनी है मेरे को 3 क्लासेस। ठीक है, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।